विक्टर ने जल्दी से सीटी सबके अच्छे एजेड डॉक्टर जोसेफ से अपॉइंटमेंट ले लिया। बेचारे डॉक्टर जोसेफ जो डिनर करने के बाद बेड पर सो चुके थे और विक्टर ने कॉल किया। बेचारे अपना मन मारकर उठे थे और विक्टर ने उनसे ऐसे बात की जैसे वो उन्हें ऑर्डर दे रहा हो। लग ही नहीं रहा था कि वो उसे अपॉइंटमेंट चाहिए, पर बात अश्वथ आर्यन की थी, इसीलिए चुप रह गए और विक्टर को खोजते हुए बोले, दिस लिटिल ब्रेट हाउ कॉल्स फ्रॉम वन रूम टू अनादर विल स्टेइंग होम। वो सोचने लगे कि ये लड़का दुनिया का पहला लड़का है जो एक ही घर में रहकर बगल वाले रूम होते हुए उन्हें कॉल कर रहा था। डॉक्टर जोसेफ गोवा मूल निवासी थे। वह हिंदी बहुत कम ही बोलते थे, अगर बोलते भी थे तो एक्सटेंशन अंग्रेज़ों जैसी होती थी, इसीलिए वह इंग्लिश बोलते थे और विक्टर के अडॉप्टेड फादर थे। उनका कोई बेटा नहीं था, ना ही उन्होंने शादी की थी, मतलब वह अखंड सिंगल थे। वह उठे और दनदनाते हुए विक्टर के रूम के बाहर पहुंच गए और लॉक करते हुए बोले, स्टूपिड बॉयज, यू आर नॉट वेल टुडे, आई एम योर फादर नॉट यू, ओपन द डोर। विक्टर ने अलसाते हुए और अपनी आंखें मीचते हुए डोर ओपन किया और बोला, क्या हो गया डैड, आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? जस्ट चिल एंड रिलैक्स। डॉक्टर जोसेफ बोले, स्टूपिड बॉयज, आई गोना किल यू, और उसके सिर पर मारा। विक्टर बोला, डैड, बॉस का चेकअप कराना है, इट्स अर्जेंट, वरना उनकी शादी टूट जाएगी। डॉक्टर जोसेफ बोले, बगल में रूम होते हुए तुमने कॉल किया, आकर बता नहीं सकते थे? ऐसे कौन अपॉइंटमेंट मांगता है? विक्टर बोला, आई एम प्रोफेशनल यू नो, मैंने बॉस के एजेंट बनकर बात की। अब आप जाओ और सो जाओ जल्दी, सुबह जल्दी उठकर जाना है आपको। और डोर बंद कर दिया। डॉक्टर जोसेफ देखते रह गए। डॉक्टर जोसेफ दरवाजे को घूरते हुए बोले, आई किल यू ब्रेट, और चले गए। अश्वथ बालकनी में खड़ा गहरी सोच में डूब गया था। रात भर वो जागता रहा। सुबह ओरियन ओझल के कमरे के बाहर 6 से 7 चक्कर लगाकर आया था। उसे कैसे भी करके उससे बात करनी थी, वरना वो सिंगल मरने वाला था। वहीं अभ्रम सुबह सुबह तैयार हो रहा था। उसे एक लड़की के साथ डेट पर जाना था और वह बार बार कपड़े चेंज कर रहा था, बिल्कुल लड़की की तरह। उसने पूरे रूम में अपने कपड़े फैला रखे थे। मिस्टर बजाज उसकी वजह से परेशान हो गए थे। उसने सुबह से ही पूरे घर में आतंक मचा रखा था, जैसे वो लड़का नहीं लड़की है। लड़कियों की तरह कभी एक शर्ट पहनता और मिरर में देखता और कहता, यह अच्छा नहीं लग रहा है, यह डार्क ब्लू है। कभी दूसरा पहनता और कहता, इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हूँ। मिस्टर बजाज बोले, एक काम करो, नाइट सूट पहनकर चले जाओ, तुम सबसे अलग नज़र आओगे। ये सुनकर अब्रम बोला, मुझे कोशिश करके देखना चाहिए नाइट सूट। कहा ही ताकि उसे समझ आ गया कि उसके डैड ने क्या कहा और वह बोला, डैड ठीक से सजेशन दो ना, नाइट सूट पहनकर मैं एलियन लगूंगा, लोग मुझे पागल समझेंगे, आप भी ना। मिस्टर बजाज बोले, आई डोंट नो, कुछ भी पहनकर जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और चले गए और मौका देकर सारे सर्वेंट भी रफू चक्कर हो गए। वहाँ अब बस अभ्रम ही रह गया था। उसने अपने कमरे में देखा, जो अब कमरा कम कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा था। वो खुद से ही बोला, ओ माय गॉड, क्या ये मेरा कमरा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, क्या हालत बन गई है, ये मेरा कमरा हो ही नहीं सकता। और तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे अपने फ़ोटोग्राफ्स पर पड़ी और वो बोला, अरे ये तो मेरी तस्वीर है, मतलब ये मेरा ही कमरा है। हो गॉड, मैंने क्या कर दिया है अपने कमरे का? ये रूम का कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा है, पर बाद में देख लूँगा, पहले मैं रेडी हो जाता हूँ। आफ्टर ऑल आज मेरी ज़िंदगी की पहली डेट है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। मुझे अपने लिए उस लड़की के मन में ऐसे इम्प्रेशन छापना है कि वो मुझे पहली बार में ही पसंद कर ले। फाइनली उसने लाइट ब्लू कलर का जिम्स फिट 3 पीस सूट सिलेक्ट कर लिया और चेंज करने चला गया।
अश्वथ सुबह ही जल्दी से रेडी होकर डॉक्टर जोसेफ के पास कंसल्ट करने के लिए चला गया था। डॉक्टर जोसेफ अश्वथ के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स देख रहे थे। वो ध्यान से देखते हुए बोले, मिस्टर आर्यन, आपको बहुत पहले ही किसी और डॉक्टर से इस बार और कंसल्ट कर लेना चाहिए था। मुझे आपके इन रिपोर्ट्स पर डाउट हो रहा है। एक काम करते हैं, चलिए आपका चेकअप करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। फिर डॉक्टर जोसेफ अश्वथ को अपने साथ चेकअप के लिए ले गए। ओरेन ओजल के कमरे के बाहर चक्कर काट रहा था। तभी ओजल के रूम का डोर ओपन हुआ। ओजल बाहर आई और ओरेन को देखकर हैरान रह गई। ओजल कहीं उसे इग्नोर ना कर दे, ये सोचकर ओरेन जल्दी से उसके पास गया और उसे पकड़कर कमरे के अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ओजल उसे हैरान होकर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ओरेन अचानक से ऐसे पागलों जैसे बिहेव क्यों कर रहा है। ओजल बोली, चीफ, आर यू मैड? क्या कर रहे हो आप? ओरेन ने खुद को हिम्मत बंधाई और बोला, आपने जानबूझकर मुझे जलाने के लिए ऋषिकेश बन्ना को अपना बॉयफ्रेंड बताया है ना? ये सुनकर ओझल बोली, तुम्हें इससे क्या, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है ये बात सबको बताने की? हाउ डे यू? ओरेन अपने बचाव में बोला, आपने भी तो झूठ बोला कि ऋषिकेश बन्ना आपका बॉयफ्रेंड है, बल्कि वो तो पहले से ही एंगेज्ड हैं। ओझल उसे घूरकर देखते हुए बोली, हाँ तो ठीक है, मुझे गुस्सा आ गया था इसीलिए मैंने झूठ बोला। तुम्हें जरा भी मेरी फीलिंग की कदर नहीं है। जब देखो तब मुझसे भागते रहते हो। मेरे ऊपर क्या कांटे लगे हैं या फिर मैं किसी चुड़ैल की तरह दिखाई देती हूँ? अब तक तो मेरा प्यार देखकर दुश्मन भी पिघल गया होता, लेकिन तुम्हारा दिल पता नहीं कौन से मेटल का बना है जो पिघल ही नहीं रहा है। और उसे धक्का देने लगी और बोली, तुम बहुत बुरे हो, सच में बुरे हो। अब से मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी, तुमसे फिर खोजना मुझे। और उसे धक्का देने लगी। ओरियन उसे के धक्के की वजह से पीछे हटता जा रहा था। उसे ओझल पर बहुत प्यार आ रहा था। वह उससे मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अब से नहीं भागने वाला। ओझल उसे ज़ोर से धक्का देते हुए बोली, नहीं भागने वाले का क्या मतलब है? ओरेन फिर से बोला, आपसे मैं अब नहीं भागने वाला। ओझल ने जब ये दोबारा सुना तो वह आंखें बड़ी करके ओरियन को देखने लगी। ओरियन मुस्कुरा रहा था। ओझल को उसके कहने का मतलब समझ आ गया और उसने उसे ज़ोर से धक्का दिया और बोली, तुम बेवकूफ़ हो, सबसे बड़े इडियट हो। ओरियन उसके धक्के को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ाकर गिर जाता। अगर ओझल ने अपने दोनों हाथों से उसके ब्लेजर के कॉलर को नहीं पकड़ा होता। ओझल ने उसे खींचकर सीधा किया और उसके सीने पर जोर से मुक्का मारकर बोली, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। ओरेन बोला, अच्छा ठीक है, मैं बहुत बुरा हूँ, तो तुम अब मुझे पसंद नहीं करती? अब ये तो तुम्हारी गलती है जो तुमने मुझे पसंद किया। मैंने नहीं कहा था कि मुझे पसंद करो। और उसने ओझल को आंख मारी। ओझल उसे घूरकर देखते हुए बोली, सही कहा तुमने, ये ग्रह दशा, मेरी ग्रह दशा बिगड़ गई होगी, तभी मैंने तुम्हें पसंद किया होगा। ज़्यादा उछलो मत, समझे? तुम्हें तो ठीक से प्रपोज भी करने नहीं आता। ऐसे कौन प्रपोज करता है? ओरेन अपने कॉलर उठाते हुए बोला, इट्स माई स्टाइल मैम। उसके कहने पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। ओझल ने उसे देखा और मुस्कुराए और जल्दी से उसके पैरों पर अपने पैर रखकर खड़ी हो गई। ओरेन कुछ समझ पाता उससे पहले ओझल ने अपने दोनों हाथों से उसके कॉलर पकड़कर उसका सिर नीचे किया और उसके होठों पर अपने सॉफ्ट लिप्स रख दिए। ओरेन के होश ही उड़ गए। उसकी आंखें हैरानी के मारे बड़ी हो गई और वह खुद को संभाल नहीं पाया और पीछे बेड में ओझल के साथ गिर गया। उसकी सिट्टे पिट्टी गुम हो गई थी। उसे होश आने में ही 10 सेकंड लग गए। जैसे ही उसे होश आया उसने ओझल को दूर कर दिया। ओझल बेड में उसके बगल में गिर गई। ओरेन इतनी तेज़ी से उठा कि वह बेड से गिर गया। ओझल उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी। ओरेन जैसे तैसे उठा। ओझल बोली, चीप, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ओरेन जाते हुए बोला, ओ माय गॉड, आजकल की लड़कियां तो मेट्रो की तरह सुपर फास्ट हो गई हैं। ओरेन जल्दी से दरवाजे के पास पहुंचा। वह दरवाज़ा खोलता उससे पहले ओझल ने उसे पकड़ लिया और उसे दरवाजे पर सटा दिया। ओरेन की पीठ दरवाजे से लगी हुई थी और ओरेन ओझल को डरते हुए देख रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। उसका गला सूख गया था
ओझल ने उसके दोनों हाथों की उंगलियों पर अपनी उंगलियां फंसाकर ऊपर कर दिया था। ओरेन हकलाते हुए बोला, ओ ओझल मैम, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? आप तो सीधे मेरी इज्जत पर ही हाथ डाल रही हो। ओझल ने उसे घूर कर देखा और बोली, बेवकूफ़, एक नंबर के गधे हो तुम। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, यह मेरे प्रपोज करने का तरीका है। तुम्हें तो ढंग से प्रपोज भी करना नहीं आता। अगर कोई और होती ना, तुमको अनरोमांटिक का टाइटल देकर रिजेक्ट करके चली जाती। अब नीचे झुको। ओरेन हकलाते हुए बोला, क्यों क्यों झुकूं? ओझल बोली, अपना सिर नीचे झुका रहे हो कि नहीं? ओरेन बोला, पर क्यों? आई एम बैचलर यू नो। ओझल बोली, बिकॉज मुझे तुम्हें किस करना है। तुमने मुझे ठीक से किस भी करने नहीं दिया, इसीलिए सरावत से अपना सिर झुका लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर ओरियन के रोंगटे खड़े हो गए। ओरियन डरते हुए बोला, पर अभी तो किया था, फिर से क्यों? बेचारे ने कभी किसी लड़की को टच नहीं किया था, अब वो ऐसी सिचुएशन में फंस गया था। ओझल बोली, झुको, उसे भी कोई किस कहते हैं? तुमने तो ढंग से किस भी करने नहीं दिया। ओरियन ने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। ओझल ने जल्दी से उसके दोनों हाथ फ्री कर दिए और अपने दोनों हाथों से उसके गालों को पकड़ लिया और उसके सिर को झुकाकर उसे किस करने लगी। ओरेन बेचारा एकदम दीवार से चिपक गया था। उसने ओझल को देखा जो अपनी आंखें बंद करके उसे किस करने में बिजी थी। ओरियन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, इसीलिए ओझल को उसे किस करने में बहुत परेशानी हो रही थी। ओरियन की सांसें फूलने लगी थी। ओझल ने उसे फ्री कर दिया और उसके फोरहेड पर किस करके बोली, आई लव यू। ओरियन तो जल्दी जल्दी सांसें ले रहा था और सोच रहा था कि कैसे वहाँ से भाग निकले। वह तो डर गया था कि ओझल उसे आगे कुछ और कहने के लिए ना कहे। ओझल ने ओरियन को देखा जो डरा हुआ एकदम भीगी बिल्ली लग रहा था। वह मुस्कुराई और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, मेरे दिल की ख्वाहिश थी हमेशा से तुम्हें किस करना, और आंख मारी। अगली बार अगर तुमने किस करते टाइम मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया ना, मैं तुम्हारी शिकायत असवद भाई के पास दूंगी। वह उसे धमकाते हुए बोली। यह सुनकर ओरियन मन में सोचने लगा कि शेरनी के पंजे में फंस गया। बाप रे, मम्मी बचाओ मुझे। ओझल उससे दूर हो गई तो ओरियन ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और सिर पर पैर रखकर भागा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ओझल उसकी ऐसी हरकत देखकर पेट पकड़कर हंसने लगी। उसने सोचा नहीं था ओरियन इतना इनोसेंट होगा। उसे ओरियन के इस साइड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ओरियन को वह तब से पसंद करती थी जब वो 11 साल की थी और ओरियन 15 साल का। ओरियन से वह ऑर्फनेज में मिली थी जब ओरियन 8 साल का था। उसके मॉम डैड की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और ओरियन का दुनिया में कोई नहीं था और उसे हार्पनेज में डाल दिया गया था। ओरियन ने ओझल की जान बचाई थी जब उसका खेलते खेलते हार्पनेज के एक बच्चे के साथ झगड़ा हो गया था और उस बच्चे ने गुस्से में ओझल पर पत्थर फेंका था। अगर ओरियन उसे नहीं बचाता तो पक्का ओझल का सिर फूटना तय था। ओरियन ने उसे कवर कर लिया था और उसकी पीठ पर पत्थर बहुत ज़ोर से लगा था और ओझल डरी हुई उससे लिपटी हुई थी। पहली बार उसने ओरियन को देखा था और उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी, पर ओरियन ने उसे एक कौड़ी का भाव नहीं दिया था। ओझल के जिद के चलते ही ओरियन को मिस्टर बजाज ने अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट मिस्टर बजाज ने किया था, लेकिन ओझल के जिद के चलते ओरियन आर्यन फैमिली के साथ रहता था। ओझल हमेशा कोशिश करती थी कि ओरियन से कैसे भी करके फ्रेंडशिप हो जाए, लेकिन ओरियन जब भी उसे देखता सिर पर पाँव रखकर भाग जाता था और ओझल उसके पीछे पीछे। फिर अचानक से ओझल और उसके मम्मी पापा को फॉरेन में भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शिफ्ट होना पड़ा। जाने से पहले ओझल ने ओरियन को कछुए का बच्चा गिफ्ट में दिया था, जिसे ओरियन छोड़कर भाग गया था। ओझल उससे बहुत नाराज़ हुई थी और कछुए के बच्चे को वहीं छोड़कर चली गई थी। अब भाई इस पर बेचारे कछुए की क्या गलती, उसको छोड़कर कौन जाता है। बेचारा कछुआ भी सोच रहा होगा, अरे मुझे पानी में तो डाल दो, ऐसे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, बड़े बेदर्द हो।
उसके बाद ओजल को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस कछुए का क्या हुआ था। अभ्रम तैयार होकर अपनी सबसे महंगी स्पोर्ट कार, जो ब्लू कलर में था, लेकर अपने ही होटल आया। सब लोग उसे और उसकी कार को हैरान होकर देख रहे थे और लड़कियां उसे ताड़ने में लगी हुई थी। वह जल्दी से अपने जहां टेबल बुक किया था वहां पहुंचा तो देखा वह लड़की अभी तक नहीं आई थी। अभ्रम बोला, मुझे तो लगा था कि मैं लेट हो गया हूँ। लड़कियां हमेशा लेट ही आती हैं। और बैठकर वेट करने लगा। वहाँ पर बस एक ही टेबल था और पूरा खाली था। बाकी कस्टमर के लिए दूसरे फ्लोर को दे दिया गया था। वह सेकंड फ्लोर पर था। उसने अपने लिए अपनी स्पेशल कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया था। तभी उसने हिल्स की आवाज़ सुनी और उस तरफ सिर उठाकर देखा। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उसने देखा कि एक लड़की स्लीवलेस रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने, रेड कलर के हाई हील्स पहने आ रही थी और उसने चेहरे पर 10 किलो का मेकअप लगा रहा था। वो कायरा कपाड़िया थी, जिसने अभी अभी ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। पता नहीं क्यों अभ्रम उसे देखकर उदास हो गया था। वह पहले जितना एक्साइटेड था, अब उसके चेहरे की सारी एक्साइटेडमेंट झटके में चली गई थी। कायरा आई और बोली, हेलो, आई एम कायरा। वो बड़ी अदा से बोली, पर अभ्रम को वह बहुत पछतावा हो रहा था। कायरा बैठ गई और अभ्रम को ज़बरदस्ती उसके साथ बात करना पड़ रहा था। कायरा को जब पता चला था कि उसे अभ्रम बजाज के साथ डेट पर जाना है, वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वह कैसे भी करके अभ्रम को इम्प्रेस करके उससे शादी करना चाहती थी। अगर वह एक बार मिसेस बजाज बन जाती, बजाज फैमिली का सुप्रीम पावर उसे मिल जाता और फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने में अभ्रम उसकी हेल्प करता। बहुत देर तक बात करने के बाद कायरा बोली, एक्सक्यूज़ मी, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, और उठकर जाने लगी। तभी एक वेट्रेस अभ्रम का फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी लेकर आई और कायरा, जिसने हाई हील्स पहन रखा था, वह डिसबैलेंस होकर उस वेट्रेस से टकराई। वह वेट्रेस संभल नहीं पाई और कोल्ड कॉफ़ी ऊपर की ओर उछला और दोनों लड़कियां गिरने लगी। अभ्रम ने जब देखा, वह जल्दी से भागकर गया और कायरा पकड़ने के बजाय उसने उस वेटर्स को पकड़ना चाहा। उस वेटर्स ने खुद को बचाने के लिए अभ्रम का कॉलर पकड़ा। अभ्रम को कायरा ने पकड़ना चाहा, जिसके चक्कर में अभ्रम और वह वेटर्स नीचे फर्श में गिर पड़े और कायरा पीठ के बल दूसरी तरफ गिरी और उसके ऊपर कोल्ड कॉफ़ी गिरी और ग्लास उसके बगल में गिरकर टूट गया। कायरा जोर से चिल्लाई, यू, क्योंकि सारा कोल्ड कॉफ़ी उसके चेहरे पर गिर गया था। वो जोर से चिल्लाई। सबसे बड़ी अफोर्ड सिचुएशन तो अभ्रम और उस वेटर्स के साथ थी, क्योंकि अभ्रम उस वेटर्स के ऊपर गिरा था और उसके होठ उसके होठों पर थे। उन दोनों के दिमाग एकदम ब्लैक हो गए थे। उस वेटर्स ने अभ्रम के कॉलर को कसकर पकड़ रखा था और अभ्रम ने उसकी कमर को। कायरा दर्द से तड़पते हुए उस लड़की को गालियां देते हुए बोली, यू बिच, तुम्हें दिखाई नहीं देता? सारा कोल्ड कॉफ़ी मेरे ऊपर गिरा दिया। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? उसकी आवाज़ सुनकर दोनों को होश में आए। अभ्रम ने उठना चाहा लेकिन वापस गिर गया, क्योंकि उस लड़की ने अभी भी उसके कॉलर को पकड़ रखा था। दोबारा उसके होठ उस लड़की के होठों से जा मिले। अब तो सिचुएशन और भी अफोर्ड हो गई थी। कायरा के पैर में बहुत दर्द हो रहा था। वह जैसे तैसे उठकर बैठी और जब उसने अभ्रम और उस वेटर्स को इस पोजीशन में देखा, वह चिल्लाकर बोली, यू बिच, तुम मेरे डेट को सीड्यूस कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे किस करने की? उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दोनों होश में आए और जल्दी से दूर हटकर अभ्रम जैसे तैसे खड़ा हुआ और उसने उस वेटर्स को खड़ा किया और बोला, आर यू ओके? वो लड़की अभ्रम से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वह बोली, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, और बार बार सिर झुकाकर माफ़ी मांगने लगी। अभ्रम ने उसे गौर से देखा। वह गोरी चिट्टी थी। उसने सफ़ेद रंग की शर्ट और नीचे ब्लैक रंग की पेंसिल स्कर्ट पहन रखी थी। जहां कायरा एक एक्ट्रेस होने के नाते उसने अपनी बॉडी को मेंटेन कर रखा था, वहीं उस लड़की की बॉडी भरी हुई थी। पंजाबी लड़की की तरह उसका जिस्म गदराया हुआ था। उसने अपने बालों की
पोनीटेल कर रखी थी और बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। कायरा ने जब देखा कि अब्रम उस लड़की को देखे जा रहा है, वो बोली, मिस्टर बजाज, मेरा पेट दर्द कर रहा है। इस लड़की ने मेरे ऊपर सारा कोल्ड कॉफ़ी गिरा दिया। आप अभी से जॉब से निकलवाओ। अब्रम ने उसे देखा। कायरा उसका ऐसे कोल्ड रिएक्शन देखकर घबरा गई। अब्रम बोला, मिस कायरा, इसमें आपकी गलती है। जब आपसे हाई हील्स संभलती नहीं तो पहनकर क्यों आई? एंड आप अपने लिए दूसरा डेट खोज लीजिए। और उसने उस वेटर की तरफ देखा जिसने सिर झुकाकर रखा था। अब्रम बोला, एंड यू कैन गो। फिर वह लड़की जल्दी से ट्रे में कांच के टुकड़े उठाकर भाग गई। उसने एक बार भी मुड़कर अब्रम को नहीं देखा, जबकि अब्रम की हालत, हाय तुमसे मिलकर दिल का है जो हाल क्या करे, हो गया था। वहीं कायरा की सारी उम्मीदों पर पानी फेरकर अब्रम चलता बना। मतलब बंदे ने अपने लिए जीवन संगिनी खोज ही ली। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर जोसेफ के केबिन में लगभग 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद अस्वद की रियल रिपोर्ट आ गई थी। डॉक्टर जोसेफ रिपोर्ट को पढ़ने लगे और अस्वद को देखकर बोले, मुझे आप जैसे स्ट्रेट पावर फॉरवर्ड और स्मार्ट एंड क्लेवर बिजनेसमैन से ये उम्मीद नहीं थी। अस्वद उन्हें नाराज़गी से देखने लगा। डॉक्टर जोसेफ बोले, आपको दूसरे डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट कर लेना चाहिए था। आपको जिस डॉक्टर ने यह सब कहा और फेक रिपोर्ट दिया है वो आप मान भी गए। मिस्टर आर्यन, आप बिल्कुल ठीक हैं। आप हमेशा से पिता बन सकते हैं। उस डॉक्टर ने आपको झूठी रिपोर्ट दी और झूठा कहा। ये रही आपकी रियल रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है आप हमेशा से पिता बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं हुआ है, आप में कोई कमी नहीं है। ये सुनकर अस्वद हैरान रह गया। वह कंफर्म करने के लिए बोला, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? डॉक्टर जोसेफ बोले, मजाक तो आपसे उस डॉक्टर ने किया है। आई डोंट नो बट इट्स ट्रू। ये सुनकर अस्वद खुश हो गया। उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो मन में बोला, इसका मतलब छोटी गिलहरी, ओ माय गॉड। अस्वद की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने डॉक्टर जोसेफ को जोर से हक्कर लिया। बेचारे डॉक्टर जोसेफ हैरान रह गए। अस्वद बोला, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैं इस हॉस्पिटल को खरीद कर आपके नाम कर दूँ रहा हूँ। अब से आप इस हॉस्पिटल के ओनर हैं। ये सुनकर डॉक्टर जोसेफ लगभग सदमे से बेहोश ही होने वाले थे। वो जल्दी ही बोले, इट्स ओके, मैं एंड्रोलॉजिस्ट ही ठीक हूँ। अस्वद बोला, नहीं, मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ। आपने जो न्यूज़ दिया है, आपको नहीं पता, इतने सालों तक अंधेरे में रहने के बाद फाइनली आज मुझे पता चल गया है। अब मुझे डॉक्टर गुप्ता से जानना है कि उन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया। और उसके चेहरे के भाव बदल गए, जिसे देखकर डॉक्टर जोसेफ थूक निगलते हुए मन में बोले, इट्स स्टूपिड बॉय, हमको क्यों डराता है। अस्वद बहुत खुश था। उसने तुरंत ही अपने लोगों को डॉक्टर गुप्ता को पकड़ने का ऑर्डर दे दिया, जबकि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि डॉक्टर गुप्ता तो उसके छोटे भाई की गिरफ्त में हैं और उसके छोटे भाई ने खूब टॉर्चर किया है। बहुत जल्दी ही वो हॉस्पिटल से अपने गार्ड्स के साथ निकला और अपनी छोटी गिलहरी के लिए गिफ्ट लेने के लिए शॉपिंग मॉल चला गया। उसके पैर ज़मीन पर नहीं रहे थे। वहीं ओरियन ओजल से बचकर भागते हुए जा रहा था और आदित्य ओजस और ओरियन से टकरा गया। ओजस उसे पकड़कर बोला, कहाँ चले कैप्टन? और जब उन्होंने ओरियन की हालत देखी, वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आदित्य बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी इज्जत लूटते लूटते बची है। ओरियन उन्हें देखकर एकदम से चौंक गया। ओरियन के होठों पर और होठों के पास लिपस्टिक लगी हुई थी और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। ओरियन ने अपना मुंह छुपा लिया अपने हाथों से और बोला, ओजल मैम ने तो आज मेरी इज्जत ही लूट ली थी। वह तो मेट्रो ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट निकली। ये सुनकर आदित्य बोला, चलो, मेरी बहन तो इतनी रोमांटिक है, पर तुम्हारा तो कोई भरोसा हो ही नहीं है ही नहीं। भाई के साथ रहते रहते तुम भी अनरोमांटिक हो गए हो। यह सुनकर ओरियन ने अपने चेहरे पर से अपने हाथों को हटाया और हैरान होकर आदित्य को देखने लगा। आदित्य उसे देखकर बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी बहन को छोड़कर भागकर आ रहे हो। उसे धमकाते हुए बोला, अगर तुम दोनों के बीच में सब ठीक हो गया हो
तो तुम्हारा काम है मेरी बहन को खुश रखना, ना कि ऐसे भाग कर आना। ओरियन का मन कर रहा था कि अपना सिर दीवार पर दे मारे। वो किसे बता रहा था? आदित्य को सीरियसली, जो उल्टे उसे ही धमका रहा था कि ओजल को खुश रखे। ओरियन ने हेल्पलेस होकर ओरमन और ओजस को देखा। ओरमन उसे गले लगाते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारी इज्जत बच गई ना। ये सुनकर ओरियन उसे दूर हट गया और बोला, भाड़ में जाओ तुम लोग, यहाँ पर मेरी इज्जत जाते जाते बची और तुम लोग मुझे ही धमका रहे हो, पागल हो गए हो तुम सब। और मुंह फुलाकर चला गया। आदित्य चिल्लाकर बोला, ई सिल्वर बालों वाले मॉन्स्टर, मेरी बहन को छोड़कर जाने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा और तुम व्हील चेयर पर आ जाओगे। वैसे ही तुम्हारी शादी अपनी बहन से करवाऊंगा। ओरियन उसे मुंह फाड़कर देखने लगा। बेचारा ओरियन। आदित्य बोला, चलो, मेरे खानदान में मेरे बाद कोई तो रोमांटिक है। और खुद के कंधे को थपथपाने लगा। ओजस आदित्य को याद दिलाते हुए बोला, अरे हमें डीएनए रिपोर्ट भी लेने जाना है, चलो। खुद को शाबाशी देना बंद करो। शाबाशी तब देना जब डॉक्टर गुप्ता के मुंह से सारा सच पता लगा लोगे। अब चलो पहले हॉस्पिटल। डॉक्टर सेन का कब से कॉल आ रहा है? वो बेचारी कॉल करके थक गई होगी। आदित्य बोला, अरे हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो डीएनए रिपोर्ट्स है। बेकार में इस सिल्वर बाल वाले लड़के के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर दिया। चलो एक बार ये मामला निपट जाए, फिर मैं खुद पर ध्यान दूंगा। आजकल मैं एकदम मुरझा गया हूँ। देखो, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं। मेरी खूबसूरती को लगता है कि किसी की नज़र लग गई है। और उन्हें दिखाने लगा। ओरमन और ओजस एक दूसरे को देखने लगे। आदित्य बोला, देखो ना, ऐसे ही रहा हो तो मुझे मेरी ड्रीम गर्ल रिजेक्ट कर देगी। ओजस बोला, ठीक है ठीक है, आने के बाद फेस मास्क लगा लेना। अब चलो, तुम्हारी खूबसूरती को किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। उसकी शक्ल में भी डार्क शक्ल आ जाए। अब ठीक है? आदित्य बोला, हाँ ठीक है। फिर वो तीनों चले गए। वहीं अब्रम भी अजीब हालत हो गई थी। वह गाना गाते हुए, नाचते हुए बजाज विला के अंदर एंटर हुआ। सारे सर्वेंट उसे ऐसे देखकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि आखिर अब्रम को हुआ क्या है। अब्रम कभी पिलर को पकड़कर डांस करता, कभी किसी सर्वेंट को पकड़कर डांस करता, तो कभी दूसरे सर्वेंट को। अब तो सारे सर्वेंट को लगने लगा कि अब्रम पागल हो गया है। वो नाचते गाते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और जाकर सीधे बेड पर गिर पड़ा और गाने लगा, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे, हाय। और दिल पर हाथ रखा। उसे तो वो लड़की हर जगह दिखाई दे रही थी। अब्रम ने अपने पीए को कॉल किया और बोला, एक लड़की की पिक भेज रहा हूँ, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो, समझे। और फ़ोन रखा और सोचने लगा। वो अपनी सोच में इतना आगे निकल गया था कि अपनी शादी से लेकर फैमिली प्लानिंग तक कर लिया था। अश्वथ ने लगभग पूरा मॉल ही खरीद लिया था। वह इतना खुश था कि जो उसे अच्छा लगता सब खरीद रहा था। उसके बॉडीगार्ड्स, जिन्होंने उसे ऐसी हरकत करते नहीं देखा था, हैरान होकर देख रहे थे। अश्वथ के चेहरे पर आज स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर वह घर आया और सारा सामान रूम में ले जाने के लिए कहा और फिर खुद किचन में चला गया। उसे पता था कि तिया को मनाना थोड़ा टफ होगा, पर उसे पता था कि उसे अपनी छोटी गिलेरी को कैसे मनाना है। उसने एप्रिन पहना और अपनी छोटी गिलेरी के लिए उसका फेवरेट मोमोज बनाने लगा। उसे पता था कि तिया मोमोज देकर उससे नाराज़ रह ही नहीं पाएंगी और उसके लिए प्यार से बनाने लगा। तिया क्लास में उदास थी। ओजल ओरियन को ज़बरदस्ती डेट पर ले गई थी, इसीलिए नहीं आई थी। तिया अंश का बास्केट मैच देख रही थी। वह अकेली बैठी थी। सारी लड़कियां बास्केट कोर्ट्स में थी। आखिर सबको अंश को चेयर जो करना था। सहाना भी, अपनी तितलियां भी मौजूद थी। अव्यांश ने तिया को अकेले कोने में बैठा देखा और बास्केट बॉल कोर्ट की तरफ देखा। अहान और उसके दोस्त भी बास्केटबॉल खेलने में बिजी थे। अव्यांश को ये मौका लगा। वह तिया के पास गया और बैठ गया। तिया जो अपने ही सोच में खोई हुई थी। अव्यांश उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। तिया एकदम से होश में आई और जल्दी से उसका हाथ झटक दिया और उसे देखा और तुरंत नज़रें फेर ली और उठकर जाने लगी। अव्यांश ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया
और बोला, तिया आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ गिव मी वन चांस। तिया का मन पहले से ख़राब था और अब अव्यांश की बकवास सुनने की कोई मन नहीं हो रहा था। उसने अव्यांश का हाथ झटक दिया और बास्केटबॉल कोर्ट से बाहर निकलकर जाने लगी और उसके पीछे पीछे अव्यांश। वह बोला, प्लीज़ लिसन टू मी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। सब स्टूडेंट बास्केटबॉल कोर्ट में थे, इसीलिए सब जगह खाली खाली लग रहा था और इक्का दुक्का ही स्टूडेंट नज़र आ रहे थे। तिया इतनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलना चाहती थी। वह क्लास में आ गई और अपना बैग पकड़ा और क्लास में कोई नहीं था। अव्यांश भी उसके पीछे पीछे वहीं आ गया और बोला। तिया बैग लेकर उसके साइड से निकलने लगी। अव्यांश ने उसकी बाजू पकड़ ली और ज़बरदस्ती उसे गले लगा लिया। तिया उसकी इस हरकत से गुस्से में आ गई और उसे धक्का देकर दूर किया और बोली, हाउ डे यू, मुझे टच करने की कोशिश भी कैसे की तुमने? मुझे तुमसे कोई चांस नहीं देना है। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हें दोबारा मौका देने का। समझ में आई बात? अव्यांश बोला। तिया आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गया था। तिया उसे घूरते हुए बोली, तुम क्या छोटे बच्चे हो जो रास्ता भटक गए थे? अब तुम्हें रास्ता मिल गया। मैं पहले जैसे बेवकूफ़ नहीं रही, इसीलिए मुझे अपनी बातों की चाशनी में नहीं आने वाली। और तुमने बिल्कुल सही कहा था, मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे स्टेटस की। तुम्हारे स्टेटस और तुम्हारे टाइप की सहाना राय है। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत हॉट है, एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, यू नो, सी एंड यू आर मेड फॉर ईच अदर। उसने तुम्हें डब कर दिया, इसीलिए मेरे पास माफ़ी की भीख मांग रहे हो, वरना तुम ही थे ना जिसने मुझे कहा था कि मैं मेक ओवर करके तुम्हें दोबारा इम्प्रेस करना चाहती हूँ और मेरा मजाक उड़ाया था ना कि सहाना फिर भी मुझसे बेहतर है। तो फिर अब क्या हुआ? मुझे छोड़कर किसी और पर ट्राई करो। अंडरस्टैंड? मुझे अच्छे से पता है आसपास आहान नहीं है, इसलिए तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो, वरना तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होती मेरे आसपास भी भटकने की। अगर भटक गए तो भटके रहो और मेरा रास्ता छोड़ो। और जाने लगी। अव्यांश ने उसे जाने नहीं दिया और उसके दोनों बाजू को पकड़ लिया और बोला, तिया मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और एक चांस दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ तिया, तुम मुझसे प्यार करती थी, क्या उसके लिए भी तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? तिया ने अव्यांश को देखा। एक पल के लिए वह अंदर तक डर गई, क्योंकि अव्यांश की आंखों में उसे जो भाव दिखाई दे रहे थे उसने उसे अंदर तक हिला दिया था। तिया खुद को छुड़ाते हुए बोली, आई एम वार्निंग यू, मुझे छोड़ो अव्यांश, वरना अच्छा नहीं होगा। अव्यांश बोला, पहले तुम मुझे माफ़ करो, आई लव यू, मुझे माफ़ कर दो तिया, प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज़ तिया, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो फिर क्यों मुझे माफ़ नहीं कर रही हो? मुझे पता है यू लव मम। अव्यांश ऐसा कहते हुए किसी सनकी की तरह लग रहा था। तिया को अंदर ही अंदर डर लग रहा था। वो प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी को 1.5 महीना हो गया था। वह शांति से निकल जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से उसके बच्चे को नुकसान पहुँचे। उसने अपने चेहरे पर अपने डर को आने नहीं दिया और बोली, अव्यांश छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, और उसे धक्का देने लगी। मगर अव्यांश ने उसके बाजुओं को कसकर पकड़ रखा था। वो बोला, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर छोड़ दिया तो तुम चली जाओगी। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुमने अपने आप को मेरे लिए ही चेंज किया है, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। आई प्रॉमिस, मैं दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं तुमसे शादी भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम जो कहोगी मैं करूँगा। और तिया को ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। तिया ने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और वह फर्श पर गिर गया। उसने तिया को भी धक्का लगा और उसकी कमर टेबल से टकराई। धक्का लगने की वजह से तिया के पेट में दर्द होने लगा। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रखा। तिया की आंखों से आंसू निकल गए। अव्यांश जो फर्श पर गिरा था, उसने तिया को देखा, फिर उसकी नज़र तिया के हाथों पर गई। तिया ने अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर लपेट रखा था। अव्यांश को कुछ कुछ समझ में आ गया। वो आंखें बड़ी करके देखने लगा और अटकते हुए बोला, तुम और तिया को देखा। तिया की आंखें लाल हो गई थी। वो बोली, स्टे अवे मुझे, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, और वो बेहोश होकर गिर गई। अव्यांश के होश ही उड़ गए। तभी किसी के भागकर आते हुए कदमों की आहट सुनाई दी।
और अंश अंदर आया। वह तिया को बास्केटबॉल कोर्ट में ना देखकर परेशान हो गया था। अहान और उसके दोस्त दूसरी तरफ उसे खोज रहे थे। अंश सीधे भागते हुए क्लास में चेक करने आया था। उसने तिया को बेहोश देखा और वह ज़ोर से चिल्लाया, तिया, और जल्दी से गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी नज़र फर्श पर बैठे अव्यांश पर पड़ी, जो शौक होकर देख रहा था। उसे सारा माजरा समझ आ गया, पर उसने सबसे पहले तिया को मेडिकल रूम में ले जाना जरूरी समझा और मेडिकल रूम की तरफ चला गया। उसके पीछे सहाना भी आई थी। जब उसने तिया को गोद में उठाकर अंश को ले जाते देखा तो वह तिया को नफरत से घूरने लगी और बोली, अब इस बहन जी को क्या हो गया? जब से अपना मेकओवर करके आई हैं तब से सारे लड़के इसके आगे पीछे ही मंडराते रहते हैं। ज़रा देखो तो इसे क्या हुआ है, और इसकी हिम्मत तो देखो। अंश, उसे भी क्या ज़रूरत है ऐसी डाउन मार्केट लड़की को अपनी गोद में उठाकर ले जाने की? और वह भी पीछे पीछे गई। अंश मेडिकल रूम में गया और तिया को बेड पर लिटा दिया। वहाँ पर प्रोफेसर विकास पहले से थे, जो एक डॉक्टर भी थे। अंश जल्दी से बोला, प्रोफेसर प्लीज़ तिया को चेक कीजिए ना, पता क्या हो गया है? प्रोफेसर विकास बोले, हाँ मैं चेक कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने तिया के पल्स चेक किए और हैरान होकर अंश को देखने लगे। फिर जल्दी से अपना स्टेथोस्कोप लगाया और तिया को एग्जामिन करने के बाद उसे इंजेक्शन दिया और बोले, डर की वजह से बेहोश हो गई है। अंश ने जब ये सुना तो चैन की सांस ली और बोला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब आपको तो पता चल ही गया होगा। प्रोफेसर विकास उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, सी इज प्रेग्नेंट, तुम्हें पता भी है? अगर ये बात मैनेजमेंट को पता चली तो पूरी यूनिवर्सिटी में पता चल गई ना, तो क्या हो सकता है? अंश जल्दी से बोला, आई नो प्रोफेसर, बस एग्जामिनेशन फॉर्म पिकअप करने के दिन तक की बात है, उसके बाद फिर तिया नहीं आएगी। प्लीज़ आप किसी को बताइएगा नहीं, वरना आप जानते हैं। प्रोफेसर विकास बोले, ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। मैं मैनेजमेंट के रूल के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ, अंडरस्टैंड? और तिया को कुछ खिला देना। होश में आने के बाद शायद आज कुछ खाकर नहीं आई है। उसे पता होना चाहिए था कि इस हालत में उसे भूखा नहीं रहना है। अंश ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर प्रोफेसर विकास अपने दूसरे काम करने में लगे। उन्हें नहीं पता था कि बाहर सहाना ने उनकी बात सुन ली थी। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह खुद से बोली, क्या बात है, यह बहन जी तो प्रेग्नेंट है। मानना पड़ेगा, अब बताती हूँ तुम्हें बहन जी, बहुत सीधी सादी बनती हो ना। अब कैसे मैं तुम्हारी इज्जत पूरी यूनिवर्सिटी में उछालती हूँ। अपने दिमाग में प्लानिंग करते हुए चली गई। इन सब से बेखबर तिया बेहोश थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर सेन के केबिन में आदित्य ने जैसे डॉक्टर सेन ने उसे डीएनए रिपोर्ट दी, आदित्य ने तुरंत उसे खोला और सीधे उसका रिजल्ट पढ़ने लगा और उसके बाद बोला, मुझे तो पता ही था ये बच्चा भाई का ही है। यस, अब यह रिपोर्ट भाई को दूंगा। भाई कितने खुश होंगे ना। अब हमारे पास प्रूफ भी है। उनके पास कहने के लिए कोई वर्ड नहीं होंगे। वो कितने खुश होंगे। उनके पैरे तो ज़मीन भी नहीं रह पड़ेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि भाभी उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं तो उनकी शक्ल देखना चाहता हूँ। क्या मोमेंट होगा, है ना ओजस? एक काम करना, वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। इस मोमेंट को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब चलो, रिपोर्ट्स मिल गया है ना? और फिर केबिन से सीधे निकल गया। ओरमन और ओजस बस उसे देखते रह गए। डॉक्टर सेन आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी और ओजस बोला, थैंक यू डॉक्टर, आप माइंड मत कीजिए, वह ऐसा ही है। अब हम भी चलते हैं। फिर वह लोग भी निकल गए और देखा आदित्य उन्हें दूर दूर तक नज़र नहीं आया। ओरमन बोला, अब ये काम मिस्टर इंडिया हो गया। हे भगवान, ये लड़का कहाँ गया इतनी जल्दी? उसके पास कोई गायब होने की पावर है क्या? दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलो पहले उसे खोजते हैं, पता नहीं कहाँ चला गया है। उनको क्या पता था जिसे वह लोग खोज रहे हैं, वह तो अपनी चोरनी के पीछे निकल गया था। जब आदित्य केबिन से निकला उसने अनंत को देखा और बिना देर के उसके पीछे पीछे चला गया और वह दोनों अब उसे पागलों की तरह खोज रहे थे कि कहीं किसी वार्ड में घुसकर आदित्य मरीजों के साथ बात करने तो बैठ नहीं गया है। उसकी यह बहुत बुरी आदत थी, बेवजह भी किसी को भी ज्ञान देने की, और वो किसी के साथ की बात करने बैठ जाता था
अनंत कैब में बैठकर अपने घर की तरफ निकल गई और आदित्य अपनी कार से उसका पीछा करने लगा। वो बोला, एकदम जासूसों वाली फीलिंग आ रही है। आज पता लगा कर रहूँगा मेरा दिल चुरा कर कहाँ जा रही है। और फिर उसका पीछा करने लगा। अनंत अपने घर के सामने उतर गई और कैब वाले को पैसे दिए और अंदर चली गई। फिर कैब चली गई। आदित्य कुछ दूर पर कार रोकी, उतरकर घर को देखने लगा। अच्छा, यह घर है। घर तो ठीक ठाक है। चलो अपनी ससुराल में जाया जाए, मैं भी तो देखूं मेरे ससुराल में कौन कौन है। और अपनी आंखों पर सेट लगाए और गया और डोर बेल बजाने ही वाला था, पर रुक गया और बोला, नहीं, डोर बेल बजाया तो वह दरवाज़ा खोलेगी, फिर मुझे देखेगी। पता चलता है दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर भाग गई तो नहीं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने 2 बार डोर बेल बजाया और भागकर पिलर की ओट में छिप गया। अनंत ने दरवाज़ा खोला और किसी को ना देखकर वो खुद से बोली, कोई नहीं है, और फिर देखने के लिए बाहर निकली। आदि जल्दी से घर के अंदर घुस गया। अनंत बोली, मैंने डोर बेल की आवाज़ सुनी थी, फिर कोई क्यों नहीं है। अब तो आसपास बच्चे भी नहीं हैं जो शरारत करके भाग जाएंगे। और फिर वह अंदर गई और दरवाज़ा बंद करके जैसे ही पलटी, वह आंखें बड़ी करके देखने लगी, क्योंकि आदित्य मस्त लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर केला खा रहा था। अनंत ने उसे देखकर चौंक गई। उसे तो पता ही नहीं चला कि वह कब अंदर आया। वह बोली, तुम अंदर कैसे आए? आदित्य ने उसे देखा और हाथ हिलाते हुए बोला, हाय मेरे दिल की चोरनी, क्या तुम्हारा घर बहुत अच्छा है? अनंत बोली, तुम अंदर कैसे आए? आदित्य बोला, दरवाजे से। अनंत बोली, दरवाजे से? पर मैंने, और वो चुप हो गई। अब उसे समझ आया कि 2 बार डोर बेल किसने बजाया था। वो उसे घूरते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? आदित्य बोला, क्या तुम भी मुझे चाय पानी पूछने की जगह ये पूछ रही हो कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? वो उसकी नकल करते हुए बोला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आदित्य आर्यन तुम्हारे घर आया है, पर तुम तो। बीच में अनंत बोले, निकलो यहाँ से। आदित्य ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और उठकर अपने गार्डन समझकर इधर उधर घूमने लगा और बोला, वाह तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, कितनी शांति है, बहुत अच्छे से तुमने घर को मेंटेन कर रखा है। ऐसे ही मेरे कमरे को भी रखना एकदम साफ। आनंद ने जब ये सुना तब उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोली, मैं तुम्हारे कमरे को साफ सफाई करने वाली साथ क्यों रखूँगी? आदित्य फटाक से बोला, अरे मेरे साथ शादी करोगी तो मेरे कमरे को साफ सफाई के साथ रखना पड़ेगा ना। बेचारी अनंत के पास कहने के लायक कुछ भी नहीं था, ना ही उसे समझ आ रहा था कि वह क्या कहे। आदित्य बोला, मुझे भूख लगी है, क्या खाना बनाया है? और अनंत को वहीं हैरान परेशान छोड़कर किचन में चला गया और पूरे किचन को चेक करने लगा। अनंत होश में आई और भागकर किचन में गई तो देखा आदित्य तो अपना ही घर समझकर वहाँ खाना बनाने में लगा हुआ था। वो बोली, क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे किचन के सामान को छूने की? आदित्य बोला, दिखाई नहीं देता, खाना बना रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए भी बना रहा हूँ, और वैसे भी अब तो ये मेरा ससुराल है। अनंत बोली, तुमसे शादी कौन करता है? पागल हो गए हो? आदित्य बोला, तुम करोगी मुझसे शादी, और कौन करेगा? ये सुनकर अनंत लगभग बेहोशी होने वाली थी। उसे तो आदित्य अब एलियन लग रहा था। आदित्य खाना बनाते हुए बोला, वैसे तुम अकेली रहती हुई या फिर तुम्हारी फैमिली वाले भी रहते हैं, या फिर कहीं गए हैं? अगर कहीं गए हैं तो उनको फ़ोन करके बुलाओ कि उनका होने वाला दामाद आया है। अनंत बोली, पागल आदमी, क्या बकवास किए जा रहे हो, निकलो मेरे घर से। आदित्य बोला, अरे ऐसे कैसे, मैं तो तुमको लेकर ही जाऊंगा, और मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना रेडी करके रखता हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ, मेरे सामने देश का मास्टर शेफ भी फेल है। अनंत ने अपने बाल नोच लिए। उसे एक चीज़ समझ आ गया था कि आदित्य से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है, और वह वहाँ से जाएगा भी नहीं।
और वह चिढ़कर अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, गुड गर्ल। तिया के होश में आने के बाद अंश उसे आर्यन पैलेस ले आया। तिया उदास हो गई थी। अंश बोला, आर यू फाइन नो? तिया ने हाँ में सिर हिला दिया और स्टेयर पर चढ़ते हुए अपने कमर की तरफ बढ़ गई और अपना बैग बेड पर फेंक दिया और मुंह के बल लेट गई। उसने बेडरूम की डेकोरेशन पर ध्यान नहीं दिया और सुबह सुबह कर रोने लगी। अश्वथ जो तिया के लिए सरप्राइज रेडी करने में लगा था। अंश बोला, मामा आप तो मतलब मामी के पास जाइए, वो बहुत अपसेट हैं। अश्वथ बोला, वो ठीक तो है ना, क्या हुआ है? अंश बोला, पहले आप जाइए। अश्वथ को तिया की चिंता होने लगी। वो जल्दी से दौड़ कर गया। तो दोस्तों क्या होगा आगे हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।